आइए हम देखते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन सीरीज के अगले पार्ट को। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी सीरीज को। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? कौन सा कथन नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों होगा उसे भी हम देखेंगे। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए क्यों सही है। बौद्ध धर्म में भारत की सीमा से परे जैसे श्रीलंका, कंबोडिया, चीन आदि में भी अपना विस्तार किया था। यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन ये बनता है कि बौद्ध धर्म वो कौन सा धर्म था जिसने भारत के बाहर भी अपना प्रचार प्रसार भरपूर मात्रा में किया? तो वो धर्म हमारा बौद्ध धर्म था। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि बौद्ध धर्म ने भारत के बाहर किन प्रमुख देशों में अपना विस्तार किया और प्रचार प्रसार किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मुद्राओं में से कौन से देवता की आकृति अंकित थी? कौन से देवता थे? तो ये थे हमारे ऑप्शन सी पशुपति शिव। और देवी कौन सी थी? देवी थी हमारी मातृ देवी। देखते हैं इसका डिटेल। पशुपति मुहर एक शैलयुक्त मुहर का नाम है जिसे सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो पुरातत्व स्थल पर खोजा गया है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? इसे कहाँ खोजा गया है? सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल पर। किस स्थल पर खोजा गया? मोहनजोदड़ो पुरातात्विक स्थल पर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। राजा हर्षवर्धन को किसने हराया? किसने हराया? इसका उत्तर हम नहीं देंगे। ये क्वेश्चन आपका रिवीजन क्वेश्चन है जिसको कल के टेस्ट में हम करा चुके हैं। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी है, इसको भी हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे आंसर निकल आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शिलालेख अशोक से संबंधित हैं? कौन से हैं? निकलिकवां शिलालेख, कालसी शिलालेख, एरागुडी शिलालेख, कौन सा है? चलिए देखते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। तीनों शिलालेख अशोक से संबंधित है। सही उत्तर इसका ऑप्शन डी। ये तीनों ही शिलालेख अशोक से संबंधित है। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। अशोक के पास 14 बड़े शिलालेख थे और इसमें से कई छोटे शिलालेख पाए गए हैं। मुख्यतः शिलालेख निम्नानुसार है। कालसी शिलालेख देहरादून में स्थित है, निकलवां शिलालेख नेपाल में स्थित है और एरागुडा शिलालेख आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब आपसे यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा, कौन सा ऐसा शिलालेख है जो भारत के बाहर स्थित है? तो यहाँ पर आपको सीधे से निकलवां शिलालेख याद रखना है। भारत के शिलालेख से क्वेश्चन बनते हैं पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये देश के बाहर है। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर वंश का अवशेष है? कौन सा शहर अवशेष है? देखते हैं। हम्पी। हम्पी जो है वो विजयनगर वंश का अवशेष है। और हम्पी की फोटो कितने रुपए के नोट के पीछे छापी गई है ये हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
हम्पी कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। ये अपने पिछले दिनों में विजयनगर वंश का मुख्य शहर हुआ करता था। अब इसे हमारे भारत सरकार ने नए नोटों की जो सीरीज जारी की है, उनमें एक नोट के पीछे हम्पी का चित्र भी है। अब आप बताइए किस नोट के पीछे है, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। गौतम बुद्ध ने जिस पवित्र स्थान पर ज्ञान प्राप्त किया, उस पवित्र स्थान का नाम क्या है? क्या है भाई उस पवित्र स्थान का नाम? तो ये रहा बोध गया। और इसमें से गौतम बुद्ध से संबंधित नगर कौन कौन से हैं? आइए आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। बोध गया एक धार्मिक स्थल है और भारत के बिहार राज्य के गया जिले में महाबोधि मंदिर परिसर से जुड़ा हुआ है। ये प्रसिद्ध है। यह वह स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाने वाला ज्ञानोदय प्राप्त किया। ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए बौद्ध धर्म की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई क्वेश्चन बनेंगे, जैसे बोध गया कहाँ स्थित है, महाबोधि मंदिर परिसर कहाँ स्थित है, और गौतम बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञानोदय प्राप्त किया, अपना ज्ञान प्राप्त किया, तो गौतम बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे प्राप्त किया, किस स्थान पर प्राप्त किया। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट निकलेंगे। इसलिए ये पूरा आर्टिकल आप पढ़ लीजिए और याद रखिएगा, इससे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लिखन किया था? यहाँ लिखन नहीं होगा, यहाँ लेखन होगा। ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसे लेखन समझिएगा। चलिए किनका किया था? तो ऑप्शन नंबर 2 यानी बी, 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी 1, 2 एंड 4, मतलब प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हर्षचरित बाणभट्ट, जिसे बाणा के नाम से भी जाना जाता है, जो 7वीं शताब्दी के भारत के संस्कृत लेखक थे, द्वारा भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी है। वे सम्राट हर्ष के दरबारी कवि थे। हर्ष को व्यापक रूप से 3 संस्कृत नाटक रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका का लेखक माना जाता है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप ये ध्यान रखिएगा, बाणभट्ट का। हर्षचरित किसके द्वारा? बाणभट्ट द्वारा। दूसरा, हर्ष द्वारा लिखे गए नाटक किस भाषा में लिखे गए? तो किस भाषा में लिखे गए? संस्कृत भाषा में। और कौन कौन से थे वो आपने क्वेश्चन में ही देखा, यहाँ भी लिखा हुआ है, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किस पाल राजा ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा धर्मपाल ने की। ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विक्रमशिला की स्थापना पाल राजा धर्मपाल द्वारा 8वीं या 9वीं शताब्दी की शुरुआत में की गई थी। बख्तियार खिलजी द्वारा 1200 के आसपास भारत में बौद्ध धर्म के अन्य प्रमुख केंद्रों के साथ ये लगभग 4 शताब्दियों तक सफल रहा। ठीक, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 8वीं 9वीं शताब्दी में हुई थी।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था? किसने किया था? तो नरसिंहदेव वन फर्स्ट ने किया था। एक्सप्लेनेशन ये रहा। कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा कोणार्क में स्थित है। 13वीं शताब्दी सी का सूर्य मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर 1255 सी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। मंदिर परिसर एक विशाल रथ के आकार में है। हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मंदिर का परिसर कैसा है? विशाल रथ के आकार में, जिसमें विस्तृत नक्काशीदार पत्थर के पहिए, खंभे और दीवारें। और कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है कि ये स्थित कहाँ है कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसे जरूर याद रखिएगा। आपके जीडी पैट ऐसी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं और बच्चे सब बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ लेते हैं और ये छोटी सी चीज़ नहीं याद रहती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। किसके दर्शन शास्त्र को अद्वैत कहा जाता है? तो किसके दर्शन शास्त्र को कहा जाता है? शंकराचार्य के। और रामानुजाचार्य के दर्शन शास्त्र को क्या कहा जाता है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। सबसे प्रसिद्ध हिंदू दार्शनिक जिन्होंने अद्वैत वेदांत के बारे में सिखाया था वे आदि शंकराचार्य थे, जो 1000 साल पहले भारत में रहते थे। अद्वैतवाद और द्वैतवाद ये आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे और ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए, पुलकेशिन फर्स्ट के बादामी रॉक शिलालेख शक वर्ष 456 में दिनांकित है। यदि इन्हें विक्रम संवत में दिनांकित किया जाता तो वर्ष होगा, क्या होगा? क्या होगा? वर्ष होगा 601, यानी ऑप्शन ए सही। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ये रहा एक्सप्लेनेशन। विक्रम संवत के अनुसार बादामी रॉक शिलालेख को परिवर्तित करने के लिए वर्ष 601 465 प्लस 78 प्लस 58 होगा, जहां 78 एडी शक युग का प्रारंभिक वर्ष है और 58 बीसी विक्रम संवत का प्रारंभ वर्ष है। अब यहाँ पर इसे आप इम्पोर्टेंट मानिए, क्योंकि यहाँ पर ये कैलकुलेशन दी हुई है। इस कैलकुलेशन से आप विक्रमी संवत को निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के समकालीन थे? कौन थे? कौन हो सकते हैं भाई? नेचुरल सी बात है, क्वेश्चन नंबर 12 के वसुमित्र होंगे। और कालिदास किसके समकालीन है? ये हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएं। चौथी बौद्ध परिषद कश्मीर के कुंडलवन में 72वीं ईस्वी में कुषाण राजा कनिष्क के संरक्षण में आयोजित की गई थी और इस परिषद के अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष के रूप में अवगौसा थे। इस परिषद ने बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों महायान और हीनयान में विभाजित किया था, इसलिए वसुमित्र कनिष्क के समकालीन थे। यहाँ पर ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया। और ये संगीति कौन सी थी? चौथी।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया? कौन सा अभिलेख है? भित्रि स्तंभ लेख, ऑप्शन ए। विभिन्न गुप्त शासकों के कालक्रम को समझने के लिए स्कंदगुप्त का भित्रि स्तंभ शिलालेख अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके स्कंदगुप्त और पुष्यमित्र के साथ साथ हूणों के बीच संघर्ष का उल्लेख है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? स्कंदगुप्त और पुष्यमित्र के साथ साथ हूणों के बीच संघर्ष का, यानी स्कंदगुप्त और पुष्यमित्र के संघर्षों को भी इसमें दर्शाया गया है। चलिए अगला देखते हैं। तीसरी बौद्ध परिषद के संबंध के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन या रिवीजन क्वेश्चन कहिए, जानबूझ के मैंने इसे यहाँ पर रखा हुआ है और इसका उत्तर आप दीजिएगा। हम कल इस क्वेश्चन को करा चुके हैं और इसका एक्सप्लेनेशन आपने कल पढ़ा है। और ये देखिए अगला क्वेश्चन, अणुव्रत की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? अणुव्रत किस धर्म के लिए किया जाता है? किस धर्म में इसकी व्यवस्था है? तो इसकी व्यवस्था हमारी जैन धर्म में है। ऑप्शन नंबर सी। जैन धर्म के 5 प्रमुख सिद्धांतों का यदि एक संत के द्वारा अनुसरण किया जाता है तो उन्हें महाव्रत कहा जाता था, और यदि एक अनुयायी द्वारा इसका अनुसरण किया जाता था तो इसे अणुव्रत कहा जाता था। महाव्रत और अणुव्रत, ये 2 क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। इन्हें आप ध्यान रखिएगा कि महाव्रत किस कंडीशन पे बनता है और अणुव्रत किस कंडीशन पर बनता है। ये रहा अगला क्वेश्चन, पहले भारतीय शासक का नाम जिसका साम्राज्य भारत के बाहर था, कौन था? कनिष्क। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत डाउटफुल क्वेश्चन है ये। क्यों डाउटफुल है? कि यहाँ पर भारतीय शासक की बात हो रही है और हम लोग जल्दबाजी में देखेंगे मोहम्मद गौरी मारेंगे, क्योंकि वो बाहरी था। नेचुरल सी बात है, यही करेंगे। मोहम्मद गौरी तो अंत में लगना ही है, बाहरी होने के कारण। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कनिष्क प्रथम दूसरी शताब्दी में कुषाण राजवंश का सम्राट थे। कनिष्क का साम्राज्य निश्चित रूप से विशाल था। ये दक्षिण उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान से उत्तर में अमू दरिया ऑक्सेस के उत्तर में पाकिस्तान और उत्तरी भारत तक फैला हुआ था। कहाँ तक था? वर्तमान में उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान तक घूमते हुए, उधर से पाकिस्तान होते हुए उत्तरी भारत तक फैला हुआ था।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में शब्द भोजिका का अर्थ होता है, क्या होता है? गांव का मुखिया। क्यों होता है? राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैक्सवेली ने किया था। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता है? कौन सी है? सभी हैं। क्यों है? नगर नियोजन होता था, मानक बाट और माप का उपयोग होता था, मोहरों पर सिंधु लिपि थी और मृतकों को दफनाने की प्रथा थी। इसलिए यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। हड़प्पा सभ्यता की अवधि क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता की अवधि क्या थी? 2500 से 1750 BC। एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। कई जगहों पर अलग अलग अवधियाँ मिलती हैं, पर सबसे बेस्ट अवधि वही मानी जाती है जो एनसीईआरटी किताब में उल्लिखित है, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी किताब देख लीजिएगा, हमने तो बता ही दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक उसकी प्रचंड नदी घाटी सभ्यता में से एक प्रमुख सभ्यता है। यह सभ्यता कम से कम 8000 वर्ष पुरानी है। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। देखिए ऑलरेडी हाईलाइटेड है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से सभ्यता पूछी जाती है, यहाँ क्वेश्चन बनता है, और ये आप यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे कि सरस्वती का नाम कहाँ से आ गया, इसलिए इसे आप ध्यान रखिएगा। इसका विकास सिंधु और हकड़ा प्राचीन सरस्वती के किनारे हुआ है और मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र थे। यानी इस जगह से लेकर के और इस जगह तक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, इसे आप याद रखिएगा। महत्वपूर्ण स्थान हैं, ये प्रमुख केंद्र हैं, और यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है, क्या क्या यहाँ की खासियत रही है, वो सब ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। अगर एशियंट से बनेगा सिंधु सभ्यता से, तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। राज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? किसने किया? मैक्सवेली ने। राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैक्सवेली ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिम्हा द्वारा किया गया था। किस राज्य में? किस राज्य में किया गया था? तो गंगा प्रशासन राज्य में किया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यह रहा इसका एक्सप्लेनेशन। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के ओडिशा के तट पर पुरी से 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व कोणार्क में 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व सूर्य मंदिर है। इस मंदिर में 1250 ईस्वी में पूर्व गंग राजवंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम को समर्पित है। यहाँ क्वेश्चन बनता है, अभी आपको उड़ीसा राज्य हम बता ही चुके हैं। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि किसको समर्पित है। ये कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, वीडियो वगैरह की परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख लीजिएगा। चलिए, मनुष्य द्वारा इस्तेमाल की गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? कौन सी धातु मनुष्य ने सबसे पहले इस्तेमाल की थी? सोना, पीतल, कांसा या तांबा? तो मनुष्य ने सबसे पहले
तांबा धातु का प्रयोग किया था। तांबे को पहली बार 9000 ईसा पूर्व में मनुष्य द्वारा खोजा गया, इसलिए मनुष्य द्वारा उपयोग में की जाने वाली पहली धातु कॉपर। ये देखिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा केमिस्ट्री के लिहाज से। Cu यहाँ केमिस्ट्री के लिहाज से ये क्वेश्चन बनता है, ये इम्पोर्टेंट है। और तब उपकरण और हथियार तांबे के बने होते थे। अशोक के शिलालेख में निम्नलिखित में से किनका उपयोग किया गया है, मतलब कौन सी लिपियों का उपयोग किया गया है? कौन सी लिपियां थी? ग्रीक, आरमाइक और खरोष्ठी, या आरमाइक और खरोष्ठी, या ग्रीक और आरमाइक, कौन सी लिपियां थी? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रीक, आरमाइक और खरोष्ठी, यानी ऑप्शन नंबर डी। अशोक के शिलालेख अलग अलग देशों में लिखे गए थे। अफगानिस्तान क्षेत्र में यूनानी, ग्रीक और आरमाइक भाषा और लिपि में लिखा गया था। पाकिस्तान क्षेत्र में प्राकृतिक भाषा में और उसकी लिपि का उपयोग किया गया, और अन्य सभी क्षेत्र में ब्राह्मी लिपि में प्राकृतिक भाषा में लिखा गया। यानी अशोक के शिलालेख इस तरीके से लिखे गए। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है ये पूरा पोर्शन। इसमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है अशोक के शिलालेख से संबंधित। चलिए आगे देखते हैं। अशोक के लेखों की सर्वप्रथम किसने व्याख्या की है? सर जॉन मार्शल ने, सर विलियम जोन्स ने, चार्ल्स विकिंस ने, जेम्स प्रिंसेप ने। किसने की है? तो जेम्स प्रिंसेप ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। इन शिलालेखों की ब्रिटिश पुरातत्वविद द्वारा इतिहासकार जेम्स प्रिंसेप द्वारा व्याख्या की गई। चलो अब आगे देखते हैं। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित था? किसके दरबार से संबंधित था? महिपाल के दरबार से संबंधित था। महिपाल पाल वंश के एक उल्लेखनीय राजा थे, जिन्होंने 8वीं और 12वीं शताब्दी के बीच पूर्वी भारत के अधिकतर स्थानों पर शासन किया था। वे विकरालपाल द्वितीय के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। महान संस्कृत कवि और नाटककार राजशेखर इन्हीं के दरबार से संबंधित हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, राजशेखर किसके दरबार से संबंधित थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में प्रयुक्त शल्य चिकित्सा निम्नलिखित में से किस विद्वान के कार्यों से जानी जाती है? किसके नाम से जानी जाती है? शल्य चिकित्सा मीन्स ऑपरेशन थ्योरी। ऑपरेशन थ्योरी का सिद्धांत या सबसे पहले ऑपरेशन की व्यवस्था किसने की थी? पहला ऑपरेशन किसने किया था? कुछ भी आप बोल सकते हो। तो ये हमारे हैं सुश्रुत जी। शल्य चिकित्सा के जनक या पितामह इन्हें माना जाता है। सुश्रुत संहिता दवा और सर्जरी पर एक प्राचीन संस्कृत पाठ है और प्राचीन दुनिया से जीवित रहने के लिए इस विषय पर सबसे महत्वपूर्ण ऐसे ग्रंथों में से एक है। यानी सुश्रुत संहिता जो है वो दवा और सर्जरी पर एक प्राचीन संस्कृत पाठ है या ग्रंथ है। ये याद रखिएगा कि सुश्रुत संहिता किससे संबंधित है? तो दवा से संबंधित है और सर्जरी से भी संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में गण संघों का संदर्भ शतक निम्नलिखित में से
किसमें है, किसमें है, किसमें है? प्राक मौर्योगिन गणराज्य में, मतलब ऑप्शन नंबर बी। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। बौद्ध काल के दौरान महाजनपदों के साथ साथ गैर राजतांत्रिक राज्य थे जिन्हें गणराज्य कहा जाता था जा सकता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार महत्वपूर्ण राज्य थे वैशाली के नीचे लक्षवी, कपिलवस्तु के शाक्य और कुशीनगर के पावा और मल्ल और पिपलीवन के मौर्य आदि। ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा एग्ज़ाम की दृष्टि से। अब इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो एग्जामिनर के मूड पर है कि ये पूछ सकता है कि शाक्य कहाँ के थे, या लक्ष्मी राजवंश कहाँ निवास करता था। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महायान का प्रारंभ किसके शासनकाल के दौरान हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क के शासनकाल के दौरान हुआ। चलिए एक्सप्लेनेशन इसका कुछ देख लेते हैं। कनिष्क ने महायान को अपने राज्य के धर्म के रूप में माना। कनिष्क के राज्य के धर्म ने गौतम बुद्ध की दिव्यता का प्रचार करने का निर्धारण किया था। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? देखिए अभी हमने कहा था उस गणराज्य वाली व्यवस्था को आप याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 में। वही चीज़ देखिए यहाँ पूछ ली गई। अब आप इसका उत्तर दीजिए। किस गणराज्य के थे? तो शाक्य गणराज्य के थे। और शाक्य गणराज्य कहाँ था? कपिलवस्तु। कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य से कौन संबंधित है? क्वेश्चन ऐसे बन जाता है। गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज बदल देंगे, थोड़ा सा स्टाइल बदल देंगे, वर्ड्स चेंज कर देंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए ये ध्यान रखना, गौतम बुद्ध शाक्य गणराज्य के थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन। किसने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था? भाई इसका एक ही शासक हो सकता है, सम्राट अशोक। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के महान सम्राट अशोक ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण एशिया के हजारों स्तूपों का निर्माण शुरू किया। कहा जाता है कि 84,000 स्तूपों का निर्माण अशोक की शिक्षाओं और मार्गदर्शन द्वारा किया गया। यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण कराया? तो 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। इसी के साथ हमारे क्वेश्चनों की यह श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। अगली सीरीज में हम फिर हाजिर होंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। इसी के साथ धन्यवाद।